हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का लेक्चर नंबर 3 और बेटा ये हमारा लास्ट लेक्चर है। ठीक है। और इसके पहले हमने एसटीपी और जो बायोगैस प्लांट उसको कंप्लीट कर लिया है। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारे लेक्चर नंबर 3 को। और इसके हम स्टार्टिंग करेंगे बायो कंट्रोल एजेंट से। ठीक है। हमारे पास पहला टॉपिक है क्या? बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है बेटा, पहला है हमारे पास बायो कंट्रोल एजेंट, यानी कि ऐसा एजेंट है जो क्या करेगा? बायो कंट्रोल करेगा। अब देखो, बायो मतलब लिविंग, यानी कि एजेंट कैसा है? लिविंग है। अब देखो, मेरे पास खेत है, ठीक है, मेरे को वहाँ पे खेती करनी है, पर मैं किसी केमिकल का यूज़ नहीं करना चाहता। ठीक है, मेरे पास जो खेत है उसमें मैं खेती करना चाहता हूँ, कोई केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहता। तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मेरे को ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। ठीक है, तो बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो बेस है, जो प्रिंसिपल, वो क्या है? पहली चीज़ तो कि आप अपनी खेत के अंदर कोई केमिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। और दूसरा क्या? कि आप ट्रेडिशनल वैरायटी को वहाँ पर कल्टीवेट करो। ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल लोकल एरिया में जो क्रॉप चलती है, ठीक है, उसको वहाँ पर कल्टीवेट करो, क्योंकि उसके बेटा जो चांसेस है ग्रो करने के, वो बाकी जो क्रॉप्स है, आप कहीं बाहर से लेके आए या फिर कोई बाहर की क्रॉप को वहाँ पे कर रहे हो, उससे ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है इसका, ऑर्गेनिक फार्मिंग का, वो क्या कह रहा है बेटा? कि आपकी जो फार्मिंग है उसके अंदर पहली चीज़ तो कोई भी केमिकल्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नो एग्रोकेमिकल यूज। अब बेटा एग्रोकेमिकल कौन कौन होंगे? पेस्टिसाइड हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया। ठीक है, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स। ठीक है, और इसके साथ साथ आप किसको यूज करो? ट्रेडिशनल वेराइटी को। ट्रेडिशनल वेराइटी इज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, इतना क्लियर है कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेसिस यही है कि आप ऑर्गेनिक तरीके से अपनी खेती करो, वहां पर कोई केमिकल्स का यूज ना करो। अब देखो, अगर हम केमिकल्स को यूज कर रहे हैं भाई हमारे खेत के अंदर, तो उसके तो बहुत सारे नुकसान है। ठीक है, बहुत सारे नुकसान है, अनगिनत नुकसान। तो उसी के लिए हम क्या यूज करेंगे कि मानो कोई बायो फर्टिलाइजर, उसको हमें, सॉरी बायो फर्टिलाइजर क्या, फर्टिलाइजर, कोई पेस्टिसाइड है जो किसी पर्टिकुलर पेस्ट को मार रहा था या फिर वो बहुत सारे पेस्ट को मार रहा था, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया किसी बायो कंट्रोल एजेंट को, कि हमने हमारा एक एजेंट भेजा क्रॉप्स के बीच में, वो जाके सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसेक्ट को मार रहा है, दूसरे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। अब देखो, उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि मेरे खेत के अंदर कुछ पेस्ट है जो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, मेरे क्रॉप को बर्बाद करते हैं। मैं ले गया भाई कुछ ना कुछ केमिकल पेस्टिसाइड, मैंने पूरे खेत के ऊपर स्प्रे कर दिया। अब जब मैंने खेत पे उसे स्प्रे करा, तो जो पर्टिकुलर इंसेक्ट था वो तो मरा ही से, ठीक है, उसकी 100% पॉपुलेशन खत्म हो गई। पर जो बाकी इंसेक्ट थे भाई वो भी मर गए। ठीक है, यानी कि जो पेस्टिसाइड था उसने सबके ऊपर अपना असर दिखाया, किसी को नहीं छोड़ा और सबको मार डाला। अब इससे क्या हुआ कि आपका जो इकोसिस्टम है उसके अंदर कुछ डिसबैलेंस आ जाएगा। कैसे? कि भाई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट था, ठीक है, जिससे आपको नुकसान नहीं था, वो भी मर गया, और उसके ऊपर कोई और डिपेंडेंट था, तो इस वाले को भी तो नुकसान पड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, और बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा? इकोसिस्टम के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। तो यहीं पे हम यूज करेंगे बायो कंट्रोल एजेंट को। और बायो कंट्रोल एजेंट के देखो कुछ प्रिंसिपल्स है। पहला तो क्या, कि आप इसे जिसे भी मारने के लिए भेज रहे हो सिर्फ उसे मारेगा। ठीक है, यानी कि क्या है भाई, नैरो स्पेक्ट्रम वाला है। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंसेक्ट को या फिर पर्टिकुलर टाइप के, जो आपके मान लो जैसे कि मस्कीटो हो गए, ठीक है, एपिड्स हो गए, इनको मारने के लिए आपने पर्टिकुलर टाइप का इंसेक्ट भेजा, तो ये बस उसी को मारेगा। फिर नेक्स्ट क्या है कि ये उसकी पॉपुलेशन को 100% खत्म नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि हमेशा एक बैलेंस बना के रखेगा। अगर मानो आप किसी इकोसिस्टम से किसी ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से गायब कर देते हो, तो बेटा उसके ऊपर जो डिपेंडेंट था, ठीक है, वो भी खत्म होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कोई ए ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये आपको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, आपने जाके इसको पूरी तरह से मार दिया, और एक बी ऑर्गेनिज्म था जो इसके ऊपर डिपेंडेंट था। अब अगर ए ही नहीं रहा तो बी तो खत्म हो जाएगा, और बी को खत्म नहीं करना। तो ये जो बायो कंट्रोल एजेंट है क्या करता है, ए वाले की पॉपुलेशन को मेंटेन कर देता है, यानी ये कम कर देता है, ताकि बी वाला भी जिंदा रह सके। ठीक है, क्लियर इतना? चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बायो कंट्रोल एजेंट? व्हाट इज बायो कंट्रोल एजेंट?
तो बेटा बायो कंट्रोल एजेंट क्या है कि हार्मफुल इंसेक्ट और पैथोजन था, उनको मारने के लिए हमने उसके नेचुरल प्रेडेटर को वहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो नेचुरल प्रेडेटर है वही क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट। हार्मफुल इंसेक्ट और पैथोजन है, ठीक है, इनको मारना है पर कोई केमिकल यूज नहीं करना, तो हम किसको ले आए, कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ इट्स नेचुरल प्रेडेटर, ठीक है, उसके नेचुरल प्रेडेटर को लिया है। और बेटा जब प्रेडेटर आया है तो उसको खत्म करके रहेगा, 100% नहीं, बस उसकी पॉपुलेशन को कम कर देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज है हमारे पास कि बेटा बायो कंट्रोल एजेंट की नीड क्यों है, ठीक है, नीड ऑफ, और ये वाला जो टॉपिक है ना, देखो आपका जो इकोसिस्टम है उसके साथ भी बहुत हद तक रिलेट करेगा, वहां पर भी आपको ये चीजें पढ़नी है। चलो देखते हैं कि भाई हमारी जो फार्मिंग है, जो कन्वेंशनल फार्मिंग है, ठीक है, उसमें हम किसको यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स को। देखो हार्मफुल है कौन, आपकी केमिकल पेस्टिसाइड, और केमिकल पेस्टिसाइड को आप कहाँ पे यूज करते हो, कन्वेंशनल फार्मिंग में, ठीक है, यानी कि और एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हुई, दूसरी क्या है, कन्वेंशनल फार्मिंग, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली कि आप जब इन पेस्टिसाइड को यूज कर रहे हो तो किल 100% ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, कंप्लीटली उनको मार देगा, और साथ साथ आपके जो बेनिफिशियल इंसेक्ट उनको भी मार देगा, किल बेनिफिशियल इंसेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। तो यानी कि इसने आपके वो बुरे इंसेक्ट को तो मारा, पर साथ साथ अच्छे वाले जो बेनिफिशियल थे उनको भी मार दिया। और जो बेनिफिशियल थे कैसे, तो नॉन टारगेटेड थे, ठीक है, ऊपर वाले तो आपका टारगेट थे, नीचे वाले नॉन टारगेट थे, पर बेचारे मारे गए। फिर नेक्स्ट है कि अगर आप इन केमिकल का यूज कर रहे हो तो ये क्या करेगा, आपकी फूड चेन के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है, एंटर इन फूड चेन। और बेटा इसे ही हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, इसे हमने क्या कह दिया, इसे हमने कहा है बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, कि भाई जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो केमिकल से मूव कर रहे हैं, तो इसे हमने क्या कहा, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। जैसे कि आपने प्लांट में स्प्रे किया, प्लांट को किसी एनिमल ने खाया, उसको किसी और एनिमल ने खाया, तो एक से दूसरे की तरफ क्या होता है, बढ़ते जा रहे हैं। और जो लास्ट रहेगा ना इस ट्रॉफिक लेवल में, उसके अंदर इन केमिकल्स का अमाउंट सबसे ज्यादा होगा, जो आप इकोसिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट हम बेसिस देख लेते हैं कि भाई बायो कंट्रोल एजेंट के बेसिस क्या होंगे, या फिर प्रिंसिपल्स, ठीक है, बेसिस ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है बेटा। तो बेटा देखो इसका जो बेसिस है बहुत सिंपल सा है, कि मेरे को तो सबसे पहले कि 100% जो पेस्ट है उसको खत्म नहीं करना, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ पॉपुलेशन छोड़नी है। अगर मैंने सबको मार डाला तो भाई जो बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर कुछ इम्बैलेंस बन जाएगा। और दूसरा क्या, कि मुझे सिर्फ टारगेट वाले को मारना है, किसी दूसरे को नहीं मारना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बेसिस क्या है भाई, इसका बेसिस है नॉट eradicate any pest completely, बस क्या करके रखना है इनका, कीप नंबर लो, ठीक है, कीप नंबर लो। और दूसरा क्या है बेटा, इनका बेसिस क्या है, नेचुरल प्रेडिशन, ठीक है, या फिर मैं कहूँ नेचुरल नेचुरल प्रेडिशन, या फिर इसको आप कह सकते हो पैरासिटिज्म। और ये हमेशा कैसे होंगे, नेरो विजन के, ठीक है, यानी कि
सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसेक्ट को टारगेट करके रखेंगे, किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बेसिस हो गया। फिर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। बायो कंट्रोल एजेंट के एग्जांपल देख लो और किसे ये कंट्रोल कर रहे हैं उसका भी देख लो, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो बेटा बायो कंट्रोल एजेंट में देखो सबसे पहला हमारे पास लेडी बग, ठीक है। सबसे पहला कौन है? लेडी। बायो कंट्रोल एजेंट और प्रोटेक्शन फ्रॉम मेरे पास सबसे पहला कौन है? सबसे पहला है लेडी बग, ठीक है। अब बेटा लेडी बग आपने कभी खेत में जाके देखी हो, ठीक है। छोटी सी बग होती है जिसके ऊपर रेड कलर की मार्किंग होती है, उसके बीच में ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं। तो ये हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, किससे? एपिड से। तो लेडी बग किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए बेटा? एपिड से। और दूसरा है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई किससे करता है बेटा? मस्कीटो से। फिर थर्ड है हमारे पास बेसिलस। इसके ऊपर तो पूरा टॉपिक है हमारे पास, ठीक है, पर इस वाले चैप्टर के अंदर नहीं है। बेसिलस thuringiensis, ठीक है। बीटी, बीटी बैक्टीरिया, बीटी कॉटन, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बेटा बेसिकली जो है बेसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है। और जैसे हमारे शैम्पू के सेचेस होते हैं ना, इसके भी स्पोर्स के सेचेस आते हैं। अब उसको सिंपल सा टीयर करते हैं, पानी के अंदर मिक्स करते हैं और प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देंगे, ठीक है। इसके सेचे हैं, पानी के अंदर उसको डिसॉल्व किया, प्लांट के ऊपर स्प्रे किया। और जब हमने इसे प्लांट के ऊपर स्प्रे किया तो जो प्लांट के ऊपर जो लार्वा है ना इंसेक्ट वगैरह के, तो उनको किल कर देता है, ठीक है। कैसे करता है वो नेक्स्ट वाले चैप्टर में देखेंगे। बस यहाँ पर चीजें याद रखो। इसकी क्या है भाई? स्पोर है। स्पोर को हमने किससे मिक्स किया? मिक्स विद वाटर। और फिर हमने क्या कर दिया भाई? स्प्रे कर दिया इसके ऊपर, क्रॉप के ऊपर, ठीक है बेटा। स्प्रे किया किसके ऊपर? क्रॉप के ऊपर। तो यहाँ पर बेसिकली क्या प्रेजेंट है? इसके पास एक प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। टॉक्सिक प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन। जैसे कि भाई इंसेक्ट आया, उसने उसको खाया, उसका बच्चा मर गया, वो रो रहा है, क्या कर रहा है? क्राई कर रहा है। तो प्रोटीन कौन सा हो गया? क्राई प्रोटीन, ठीक है। और किल हार्मफुल इंसेक्ट लार्वा। क्लियर बेटा। और हम इसको जो ब्रासिक ऐसे क्रॉप है उसके ऊपर यूज करते हैं। यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ है, अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं हम। और जो फ्रूट क्रॉप है उसके ऊपर भी हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट चीज है हमारे पास यहाँ पे बक्लो वायरस। अब देखो बक्लो वायरस से क्या क्वेश्चन बनता है कि भाई बक्लो वायरस जो है इसका जीनस कौन है, ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है इसका कि बक्लो वायरस का जीनस क्या है। तो बेटा जीनस याद रखना है इसका। इसका जीनस है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो, ठीक है। ये इसका जीनस है, ठीक है, बक्लो वायरस। और ये इसका जीनस, ठीक है। ये स्पेसिफिक इंसेक्ट को ही किल करता है। किल स्पेसिफिक इंसेक्ट। अब देखो स्पेसिफिक इंसेक्ट को किल कर रहा है, यानी किसी और को नहीं देख रहा, बस एक को मारने पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसका विजन कैसा हो गया? नैरो। तो ये भी कैसा है? नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है बेटा। इतना कैसा ही ये नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट है, यानी कि उस पर्टिकुलर इंसेक्ट पे ही मारेगा। अगर हमने उसको, वो प्लांट वगैरह है उसको खा लिया, या फिर किसी मैमल ने किसी और ने खा लिया, तो उसको कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं करने वाले, ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि नॉन टारगेटेड इंसेक्ट को भी नहीं मारेगा, हमें भी नहीं मारेगा। फिर नेक्स्ट चीज है हमारे पास आईपीएम। अबे आईपीएम की तो फुल फॉर्म याद कर लो। देखो आईपीएम क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अब बेटा यहाँ पर हम बेसिकली वही नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट है वो वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम बेसिकली यूज करते हैं इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में, कि जैसे कि कोई टारगेटेड इंसेक्ट है बस उसी को मारना है, किसी और को नहीं मारना। अगर कोई और इंसेक्ट गलती से मर गया तो जो इकोलॉजिकल एरिया है, फिर हमका जो उसकी बायोडाइवर्सिटी है उसमें अगर कुछ भी चेंज आया तो उस इकोसिस्टम के अंदर ही बहुत कुछ चेंज आ सकते हैं।
तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, वहां पर हम आईपीएम टेक्निक को यूज करते हैं। इसकी अप्रोच क्या है बेटा? इसकी अप्रोच है नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट चीज क्या है कि हम इसको कहाँ पे यूज कर रहे हैं? यूज इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। ठीक है, बस इतना सा आईपीएम के अंदर, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा है बायो फर्टिलाइजर। चलो इसको कंप्लीट करते हैं, चैप्टर को भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे है बायो फर्टिलाइजर्स। तो बेटा देखो, बायो मतलब लिविंग, यानी कि ऐसे फर्टिलाइजर्स जो क्या है, लिविंग है। तो यानी कि यहाँ पे ये ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, और इनको हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ठीक है, यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तभी तो बेटा उसको कह रहे हैं बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स। ठीक है, इसका मीनिंग देख लो सबसे पहले। दोज ऑर्गेनिजम्स विच एनरिच और रिप्लेनिश सॉइल फर्टिलिटी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करे भाई, सॉइल फर्टिलिटी को वापस से बढ़ा दे। ठीक है, उन्हें हम क्या करें, बायो फर्टिलाइजर्स कह रहे हैं। एग्जाम्पल देख लो इसका। सबसे पहला एग्जाम्पल है माइकोराइजा। बेटा देखो, माइकोराइजा बेसिकली क्या है, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा ही कर दूं इसे। माइकोराइजा पहले तो एक फंगस है, इसको मैं अलग से बताऊंगा यहाँ पे। दूसरा आपके पास बैक्टीरिया, ये भी आपका बायो फर्टिलाइजर है। एक साइनो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, साइनो बैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। ठीक है, अब चलो यहाँ पे माइक्रोराइजा को देखते हैं। फंजाइएस, फंजाइएस बायो फर्टिलाइजर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो क्या चीज है मेरे पास। यहाँ पे प्रेजेंट है ये माइक्रोराइजा। ठीक है, अब जो माइक्रोराइजा है बेसिकली एसोसिएशन है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, कैसा एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, अब देखो एसोसिएशन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में बनेगा। तो यहाँ पर एक तो है आपके पास हायर प्लांट्स। ठीक है, हायर प्लांट्स की रूट्स, और दूसरा है फंगस। ठीक है, एक तो कौन है बेटा, बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एसोसिएशन होगा उसे हम कहते हैं माइक्रोराइजा। अब एक चीज देखो यहाँ पे कि जो आपके पास जीनस है ना फंजाई का, जो माइक्रोराइजा बनाएगा उसका नाम है ग्लोमस। ठीक है, यानी कि जो ग्लोमस फंजाई है, जो जीनस है, वो यहाँ पर किसके साथ एसोसिएशन करने वाला है, हायर प्लांट्स के साथ। और क्या बनाने वाला है बेटा, वो यहाँ पे माइक्रोराइजा को बनाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इनके कुछ रोल्स भी है कि पहला तो ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, उसे इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फॉर प्लांट। अब देखो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। प्लांट ने इसको रहने की जगह दी, तो ये प्लांट के लिए कुछ और चीजें कर रहा है। प्लांट को ये पानी प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ड्रोट से, प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्रॉट। ठीक है, सैलिनिटी और रूट बॉर्न पैथोजन, क्योंकि भाई ये रूट में प्रेजेंट है तो वहां पर किसी और पैथोजन को नहीं आने देगा। ठीक है, तो रूट बॉर्न पैथोजन से भी क्या कर रहा है, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब इसके अलावा आप बैक्टीरिया देख लो, फंगस तो हो गया, अब बैक्टीरिया देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बैक्टीरिया।
अब बेटा बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और बैक्टीरिया का नाम याद कर लेना यहाँ पे, एक तो आपके पास एजोटोबैक्टर हो गया, ठीक है, एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर। दूसरा आपके पास क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम, और राइजोबियम, और फोर्थ नंबर पे फ्रैंकिया। ठीक है, तो यहाँ पर इन बस 4 का नाम याद कर लो, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। अब बड़ा साइनोबैक्टीरिया ना बेसिकली देखो इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोडक्शन कर सकते हैं ये, प्राइमरी प्रोडक्शन कर सकते हैं ये खुद, ठीक है। जैसे ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो ये फ्री लिविंग भी होते हैं, सिम्बायोटिक यानी कि अकेले भी रह सकते हैं और प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक भी रह सकते हैं। पर मैं यहाँ पे सबके नाम साथ में लिख देता हूँ, नाम यहाँ पे याद रख लेना, नॉस्टॉक और एनाबीना, ठीक है, नॉस्टॉक और एनाबीना। ठीक है, ये क्या करा रहे हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन करा रहे हैं, ठीक है। ये भी क्या कराते हैं बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं। और जो आपका फंगस था, ठीक है, वो फॉस्फोरस को वापस से प्लांट, मतलब प्लांट के अंदर फॉस्फोरस भेजने का काम करता है, ठीक है। और जो सॉइल है उसके अंदर भी फॉस्फोरस का अमाउंट बढ़ाता है। इसके अलावा आप एक याद रख लो, अजोला और साइकस, ठीक है। क्लियर है इतना? तो हमारे पास बस ये इतने से एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया में, कौन कौन, नॉस्टॉक, एनाबीना और अजोला और साइकल्स। क्या करा रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करा रहे हैं। इनके पास क्लोरोफिल होता है तो फोटोसिंथेसिस खुद कर लेते हैं। सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। क्लियर है? ये जो नीचे के ना दोनों, ये दोनों के दोनों सिम्बायोटिक है और ये दोनों फ्री लिविंग है। और यहाँ पर अगर मैं ऊपर वाले में बताऊं आपको, तो यहाँ पर ये दोनों फ्री लिविंग है और ये दोनों के दोनों सिम्बायोटिक है। क्लियर है बेटा इतना? और एक चीज यहाँ मैं ऊपर लिख दूं कि जो माइक्रोराइजा है किसको हेल्प कर रहा है भाई, फॉस्फोरस एनरिच करता है ये सॉइल को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। 3 लेक्चर के अंदर हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, कुछ भी हमारा इसमें एक्स्ट्रा नहीं बचा। मतलब मान लो हमने एक्स्ट्रा पढ़ लिया है एनसीईआरटी का, तो भाई कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। क्लियर बेटा? तो बस इस लेक्चर में इतना, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। और हाँ, एक और चीज भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने बाकी चैप्टर्स के लिंक दिए हैं, उनको भी देख लेना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू।